चलो यार बच्चों, सी ए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग दिस साइड सी एस हरीश मथारी, आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक 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 स्वागत है। बच्चों, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा था, 2 लेक्चर्स, आई थिंक 2 या 3 कैसे 2 लेक्चर्स हो गए हैं ऑलरेडी, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक टर्म्स हमने समझ लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा, फॉर्मेट काफ़ी डिटेल में देखा, इनडायरेक्ट मेथड, और एक इलिस्ट्रेशन सॉल्व किया, और 8 कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। राइट, सब लोग साथ में बेटा बढ़े क्या हम लोग आगे? अब आ जाओ। सो बच्चों ध्यान दे दो यार, आज कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, 1 बाय 1 एक एक चीज हम लोग देखेंगे बेटा डिटेल में। बढ़ो आगे। ऑल सेट। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिख रही है, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है। सब लोग प्लीज साथ में रहना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 अलग अलग पीरियड की आपको बैलेंस शीट दे दी है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 1, 31 मार्च 2। नॉन करंट लाइबिलिटीज दे दी है, करंट लाइबिलिटीज दे दी है। ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट है बेटा। कौन सा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने? कंपेरेटिव, 2 अलग अलग पीरियड का। नॉन करंट एसेट्स दे दिए, नोट्स टू द अकाउंट्स में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिए, अदर करंट लाइबिलिटीज दे दिया है, और इंटेंजिबल असेट दे दिया है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेटेड आइटम्स इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए बोला है। राइट, चलो नोट्स टू द अकाउंट्स में सारी चीज़ें दे दी है। सब लोग साथ में है क्या? बनाए बेटा हम लोग पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। डन। चलो पहले तो मुझे ये पहचान के बता दो मेथड कौन सी है। यस, आप लोग बेटा मेथड कौन सी है ये बता दो। एनीबॉडी? मेथड चाहिए, मेथड। बोलो, डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड कैसे पहचानना है अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो? बच्चों ध्यान देना, डायरेक्ट मेथड के केस में आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये दिया रहेगा, स्पेसिफिकली ये दिया रहेगा कि कैश सेल ऑफ गुड्स कितना है, कैश परचेस ऑफ द गुड्स कितना है, ट्रेड रिसीवेबल से कितना पैसा आया, ट्रेड पेएबल को कितना पे किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, सब कुछ रेडीमेड दिया रहेगा। क्या इस क्वेश्चन में सारी चीजें रेडीमेड दी है क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आइटम अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो वो डायरेक्ट मेथड है। चेक करो क्या इस क्वेश्चन में दिया है, कैश सेल ऑफ द गुड्स, कैश परचेस ऑफ द गुड्स, पेमेंट मेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, क्या ये सारी चीजें दी है? क्या ऑपरेटिंग आइटम, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम डायरेक्टली दिए हैं? क्या डायरेक्टली ऐसा दिया है कितना पैसा आया डेटर से, कितना पैसा दिया क्रेडिटर्स को? क्या डायरेक्टली दिया है कैश सेल ऑफ गुड्स? क्या डायरेक्टली दिया है कैश पेमेंट टू द कैश परचेस ऑफ द गुड्स? क्या डायरेक्टली दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? नो, मतलब ये डायरेक्ट मेथड नहीं है। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड बोलते ही मेरे दिमाग में ऐसा एकदम फॉर्मेट पूरा तैयार हो गया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट AS3 ने स्पेसिफिकली दिया हुआ है, आप वो ही फॉर्मेट यूज करोगे। फॉर्मेट को मन से चेंज करने की कृपा करके कोशिश ना करें। इनडायरेक्ट मेथड बोलते ही मेरे दिमाग में आ गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, एड बैक नॉन कैश आइटम, एड अपने एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, देन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
देन वर्किंग कैपिटल चेंजेस के आइटम का इफेक्ट देना है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, देन इज इक्वल टू आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम एंड इनकम टैक्स, एटलीस्ट इनकम टैक्स पेड और रिफंड, देन एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम इज इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद है पिछला लेक्चर? चलो, सो ये तो डिसाइड हो गया, ये इनडायरेक्ट मेथड है। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्या नाम है बेटा कंपनी का, देख करके बताओ। अजय लिमिट, अजय लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ईयर एंडिंग क्या है? आगे मेथड लिखना है, इसी इनडायरेक्ट मेथड, फॉर द ईयर एंडेड। करंट ईयर एंड कौन सा है? करंट ईयर एंड 31 मार्च 2002। बना लो फॉर्मेट। कितना आसान है जीवन। डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? सिंपल एकदम, क्वेश्चन रीड किया, मेथड डिसाइड किया, जस्ट फॉर्मेट ढांचा बना लिए। स्टार्ट करूँ मैं अब? सब लोग साथ में बेटा? डन। चलो बताओ, सबसे पहला आइटम क्या था? प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। कौन बच्चा मुझे प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, यही था ना सबसे पहले? इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट को रिवर्स कैलकुलेट करके हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहुंचते हैं, उस प्रॉफिट में से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट रिवर्स करते हैं, उस प्रॉफिट में से वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट निकाल, मतलब प्रॉफिट में वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट देते हैं, उस प्रॉफिट में इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं, ईओआई की एडजस्टमेंट करते हैं, और हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। चलो बताओ, क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड कितना है? एनीबडी? कौन बच्चा बता पाएगा बेटा प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड? प्लीज अच्छे से ध्यान देना बेटा, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस टॉपिक के अंदर में। एनीबडी बताओ तो, प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। एनीबडी गाइस? प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, प्लीज। चलो मैं बताता हूं, ध्यान देना कैसे निकालते। आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है प्रॉफिट का, 31 मार्च 2002 को प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस था 90,000। पिछले साल के एंडिंग में प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस था 50,000। सो ओपनिंग बैलेंस था 50, प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस है 90। सो प्रॉफिट 50 से 90 पे पहुंचा, यानी ड्यूरिंग द पीरियड कितने का प्रॉफिट हुआ है? 40,000 का। यानी ड्यूरिंग द पीरियड कितने का प्रॉफिट हुआ है बेटा? 40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कॉमन सेंस। डन। सो लिखो बेटा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड 40,000। कैसे बेटा? 90 माइनस 50, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। सो प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड आया 40,000। यही था ना हमारा सबसे पहला पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे?
adjustment of non-cash and non-operating items. Adjustment of non-cash and non-operating items. चल फटाफट से क्वेश्चन में चेक करो, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम कितने हैं। जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही जवाब सानू, 40,000। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट ढूंढेंगे अब क्वेश्चन में। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, कोई एडजस्टमेंट तो दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में। जो भी कुछ समझना है क्वेश्चन में, जो आपको बैलेंस शीट दी है कंपेरेटिव 2 पीरियड की, वहीं से समझना है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, कैपिटल पहले भी 5 लाख था, बाद में भी 5 लाख था, नो चेंज। रिजर्व सरप्लस पहले 50 था, बाद में 90 हो गया, बट इसके पीछे की वजह नोट 2 में दी है, और नोट 2 के अंदर में हमने चेक कर लिया ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड कमाया, इसलिए रिजर्व सरप्लस बढ़ गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 5 लाख था, बाद में 750 हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 5 लाख था, बाद में 750 हो गया, नोट 3 में दिया है। नोट 3 में डिबेंचर्स पहले 5 लाख था, बाद में 750 हो गया। ओ वाओ, डिबेंचर 5 लाख के 750 हो गए, लगता है हमने इस पीरियड में डिबेंचर इशू किए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। नीचे लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,50,000 पैसा आया। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी 0 से 5,000 हो गई। करंट लायबिलिटी बढ़ गई है दोस्तों, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। वर्किंग नोट 4 में देखो क्या बोला है, अनपेड इंटरेस्ट है। पहले इंटरेस्ट अनपेड 0 था, अब इंटरेस्ट अनपेड कितना है, 5,000। पहले इंटरेस्ट अनपेड 0 था, अब इंटरेस्ट अनपेड कितना है बेटा, 5,000। बरोबर है क्या? अरे यस और नो? अदर करंट लायबिलिटी है। बताता हूँ आखिरी में क्या करना है इसका, और क्या क्या दिया इसके अलावा। फिर से देखो ऊपर जाके, इंटेंजिबल असेट पहले 2,05,000 थी, अब 180 हो गई। इंटेंजिबल असेट के बारे में नोट 5 में दिया है। नोट 5 में गुडविल पहले 2,05,000 था, 180 हो गया। भाई साहब गुडविल कम हो गया। कैसे कम हुआ? लगता है गुडविल राइट ऑफ किया होगा, लगता है गुडविल अमोर्टाइज किया होगा, लगता है गुडविल राइट ऑफ किया होगा, अमोर्टाइज किया होगा। कितने से अमोर्टाइज किया? नॉन कैश आइटम है। गुडविल रिटर्न ऑफ, बोलो बेटा कितना डिफरेंस है? 205 180, 25,000 से गुडविल कम हो गया। गुडविल राइट ऑफ किया तो P&L प्रॉफिट कम हो गया रहेगा, लेकिन कैश कम नहीं हुई। हमें कैश पे पहुंचना है, प्रॉफिट को बढ़ा दो फिर से। अरे यस और नो? क्लियर? पक्की बात? डन? और क्या रहे नॉन कैश आइटम में? बस इतना ही, और तो कुछ दिया नहीं। सो ये आ गया मेरे पास। मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, ये लिख लेना, कैश फ्लो फ्रॉम, सॉरी हेडिंग लिखना भूल गया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। डन? इज इक्वल टू प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस
चलो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट करो, बताओ बेटा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है बेटा? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट। करंट असेट अगर बढ़ी तो कैश कम, करंट असेट कम तो कैश बढ़ी, बट करंट असेट इस क्वेश्चन में है ही नहीं। करंट लायबिलिटी का चेक करो, करंट लायबिलिटी चेक करो बेटा, बताओ बच्चों, एनीबॉडी करंट लायबिलिटी फटाफट से चेक करके बता दो। कौन बच्चा बताएगा करंट लायबिलिटी का? क्या करूं, ऐड करूं, लेस करूं, बोलो। करंट लायबिलिटी के नाम पे बस अदर करंट लायबिलिटी है, उसमें भी अनपेड इंटरेस्ट, पहले कुछ नहीं था, इस बार 5000 है। चलो बताओ बेटा। ओके, एक बच्ची बोल रही है ऐड करंट लायबिलिटी। और कोई? बस इतना ही है, बस एक ही है बेटा। सानू चेक करके बताओ, करंट लायबिलिटी का क्या करेंगे बताना जरा। ओके, डन 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 डन। आज आज चलो मुन्ना, अदर करंट लायबिलिटी में अनपेड इंटरेस्ट है, पहले कितना था 0, अब कितना हो गया 5000। ये अनपेड इंटरेस्ट किस चीज का होगा, कोई गेस कर पाएगा क्या? ये अनपेड इंटरेस्ट किस चीज का होगा, कोई गेस कर पाएगा क्या? यस मुन्ना। वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया सर ये अनपेड इंटरेस्ट डेफिनेटली इस पूरे क्वेश्चन में डिबेंचर के अलावा और कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो ये डिबेंचर का अनपेड इंटरेस्ट ही होगा। बट अब डिबेंचर का अनपेड इंटरेस्ट है डिबेंचर के ओपनिंग बैलेंस पे या क्लोजिंग पे, कि डिबेंचर ड्यूरिंग द पीरियड इशू किया होगा तो 6 महीने का, कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे डिबेंचर के क्लोजिंग बैलेंस का जो इंटरेस्ट है वो टोटल रहेगा 10% ऑफ 750 यानी 75,000 माइनस, देखो ज़रा, डिबेंचर इंटरेस्ट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 0 था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5000 दिया हुआ है, और करंट पीरियड में डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा, टू बैंक, और P&L में कितना जाएगा? इंटरेस्ट फॉर करंट पीरियड बताओ तो, 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना आ जाएगा? 75,000। बच्चों मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट बनाया, डिबेंचर इंटरेस्ट अगर देना बाकी है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। डिबेंचर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो प्रश्न में दिया हुआ है क्रेडिट में, क्रेडिट बैलेंस दिया है क्या? मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, डिबेंचर इंटरेस्ट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग देना बाकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिखा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में मैंने लिख दिया। ये दोनों भी चीज़ें क्वेश्चन में दी है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 0 दिया हुआ है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5000 दिया हुआ है, और करंट पीरियड में डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा, बोलो बेटा P&L में जो जाएगा कितना जाएगा? बाय P&L 75,000। हमने अज्यूम किया कि क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, 75,000 बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है इसके अंदर में? 75 प्लस 0 माइनस 5, 70,000 हमने पे कर दिया होगा, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस अनपेड आया ना, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस अनपेड इंटरेस्ट आया, कितना? 5000।
तभी तो क्लोजिंग बैलेंस आया अनपेड इंटरेस्ट का 5000। अब अच्छे से ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग ध्यान दो। ये जो लाइबिलिटी है इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, ध्यान से सुनना। आ जाओ बेटे, प्लीज़ देखो। इसकी वजह से पी एंड एल कम हुआ, पी एंड एल डेबिट हुआ 75,000 से। अब ये 75,000 नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, क्या प्रॉफिट कम हो गया? क्या ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, येस और नो? तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। ये मैंने 75,000 रिवर्स कर दिया। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, एड लेस, कुछ भी इसमें नहीं है। ये जो करंट लाइबिलिटी होती है ये बिजनेस के ट्रेड क्रेडिटर्स या बिजनेस की ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज है बेटा। और यहाँ पे जो लाइबिलिटी दी है वो डिबेंचर की है। डिबेंचर का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ध्यान से सुनना सब लोग। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम में मैं कहाँ दिखाऊँ, अलग से दिखा देता हूँ यहाँ पे। एड बैक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिटेड टू पी एंड एल। नाउ रिवर्स, लॉजिक भी लिख रहा हूँ, सीन्स नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये कितना था, 40 और 25 65,000, बरोबर। ये मैंने रिवर्स कर दिया। उसके बाद ये मैंने पेमेंट कितना किया, डिबेंचर इंटरेस्ट 70,000 रुपये। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितना आएगा, 70,000। 75 नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग, इसलिए सिर्फ 70,000 ही आने वाला है। कैश कितना आउटफ्लो हुआ, 70,000। सर फिर ऊपर 75 का इफेक्ट क्यों दिया, क्योंकि 75 से प्रॉफिट कम हुआ था और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है, और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है। प्रॉफिट 75 से कम हुआ और ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए मैंने रिवर्स कर दिया। डन। और कुछ बचा है क्या क्वेश्चन के अंदर में? सबका इफेक्ट ले लिया मैंने, सबका ले लिया, ये सेम है, इसका इफेक्ट दे दिया, इसका भी इफेक्ट दे दिया, अदर करंट लाइबिलिटी का भी इफेक्ट दे दिया, बराबर है। अदर करंट लाइबिलिटी जब मैंने नीचे नोट देखा तो अदर करंट लाइबिलिटी ये मेरे बिजनेस की जो करंट लाइबिलिटी होती है टूवर्ड्स ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, ये वो नहीं है, ये डिबेंचर का इंटरेस्ट देना बाकी है, इसलिए मैंने अलग से इसका नोट बना लिया, बरोबर। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो करंट असेट करंट लाइबिलिटी आती है वो रिलेटेड टू वर्किंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेएबल और ऑपरेटिंग इनकम रिसीवेबल, उससे रिलेटेड होती है, यस और नो? तो देखो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, यहाँ पे अब निकाल लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 65 और 75, 1,40,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग तो है ही नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल लो कितना आ रहा है, 250 माइनस 70, बोलो बेटा कितना आया, 180। यस और नो? लिख दिया बेटा सभी ने? और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में आप लोगों को? ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या कैश बैंक का? नो। तो क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या आप लोगों को? नो। तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस इतना ही दिखा दो, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया ही नहीं क्वेश्चन में, यस और नो? ये आपने लिखा है तो एक बार मुझे बताओ, इसमें कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो। ये वर्किंग नोट 1 इम्पॉर्टेंट है डिबेंचर इंटरेस्ट का, 1 बाय 1 एक एक चीज़, किसी बच्चे को इसके अंदर में डाउट है तो सबसे पहले पूछो, कोई चीज़ मैंने क्यों किया, कैसे किया, एनीबडी? पहले लिख लो, फिर एक बार शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ वापस। पहले लिख लो बेटा। डन? ओके।
लिखा मुन्ना? इसमें इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं दिया है, सो छोड़ दो। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं दिया है, छोड़ दो। डन। एक बार देखो, शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं कैसे करना है। देख बेटा, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, क्या बोला है आप लोगों को यहाँ पे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोला है। अदर करंट लाइबिलिटी मतलब ये अनपेड इंटरेस्ट है, ये डिबेंचर का इंटरेस्ट है। ये क्या है? डिबेंचर का इंटरेस्ट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको करंट लाइबिलिटी समझना शुरू कर देते हैं। बरोबर है क्या? ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली करंट लाइबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से। उसके बाद इंटेंजिबल असेट के नाम पे इनके पास है सिर्फ गुडविल। ये इंटेंजिबल असेट मतलब गुडविल है। रिजर्व सरप्लस मतलब ये क्या है? सिर्फ पी एंड एल है, और कुछ भी नहीं है रिजर्व सरप्लस में पी एंड एल के अलावा। दैट्स इट। आ जाओ, अब मैं डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के बताता हूँ। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे जो जो मुझे चाहिए थी, सारे नोट शुदा अकाउंट्स ऊपर लिख दिए कि इसमें कौन से, इसमें क्या था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोला है। देखो ज़रा ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। डिबेंचर अकाउंट लिखना बाकी है, लास्ट वाला ये ले बेटा, लिख लो। फिर एक बार शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ, सेम क्वेश्चन लिख लो। लिखा बेटा? डन। चल, ओके, आज देख बेटा, क्वेश्चन सभी के पास में है, अब अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बरोबर है? चल, शेयर कैपिटल में कोई चेंज है क्या? नो। मतलब ड्यूरिंग द पीरियड आपने शेयर्स इशू नहीं किया, कोई बायबैक नहीं किया, रिडीम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। रिजर्व सरप्लस में क्या है? ये पी एंड एल, पहले था 50, अभी हो गया 90, यानी ड्यूरिंग द पीरियड आपने प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड 40,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पहले 5 लाख था, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर से, बाद में 750 हो गया, यानी डिबेंचर इशू किया, उससे पैसे आए। कैश फ्लो देखना है बेटा मुझे बस, बाकी और कुछ नहीं। 250, 5 लाख का 7,50,000 हो गया ना, सो 250 के डिबेंचर इशू किए। डिबेंचर इंटरेस्ट पहले 0 था, अभी 5,000 अनपेड है। डिबेंचर इंटरेस्ट पहले कितना देना बाकी था? अनपेड 0, नाउ डिबेंचर इंटरेस्ट अनपेड कितना है? 5,000। बाय द वे डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 10% डिबेंचर है। क्लोजिंग बैलेंस का ले लेना, अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं तो। 75 में से 5 अनपेड है, मतलब 70,000 दे दिया, माइनस डिबेंचर इंटरेस्ट की वजह से कैश का कैश का कैश का कैश का आउटफ्लो कितना हुआ? 70,000। 75,000 इंटरेस्ट आया, 5,000 अनपेड है, मतलब 70,000 दे दिया। लेकिन भले ही 70,000 दिया होगा, लेकिन 75 हमने पी एंड एल के डेबिट में लिखे होंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट पी एंड एल के डेबिट में तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएगा तो पूरा ही ना।
सो 75,000 डिबेंचर इंटरेस्ट, एड बैक डिबेंचर इंटरेस्ट। उसके बाद इंटेंजिबल असेट राइट ऑफ किया, गुडविल राइट ऑफ कितने 205 से 180 हो गया, 25,000 से राइट ऑफ किया, एड बैक करो, दैट्स इट, गेम ओवर। बोलो बेटा कितना आया, 1,40,000। ये कितना है बेटा, 0। ये कितना है बेटा, 250 माइनस पे किया है डिबेंचर इंटरेस्ट 180, खेल खत्म, इजी। ये समझ में आया। हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैश बैंक का दिया नहीं था, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं ओपनिंग बैलेंस लिख लेता और मेरा आंसर आ जाता क्लोजिंग बैलेंस। ये तीनों के नेट चेंज में इन्वेस्टिंग तो दिया नहीं है, बचे हुए दोनों का नेट चेंज निकालता प्लस माइनस करके और उसमें ओपनिंग कैश बैंक ऐड कर देता, बट मुझे कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, सो मैंने छोड़ दिया। क्लियर है, चलो बेटा आगे। बच्चों ऑल सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये बच्चों ये लिख लिया क्या, आगे बढ़ो, यस। 3 देखना बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, सिर्फ पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है। क्या दिया है आपको, ओ वाओ थैंक यू सो मच, आपको कैश अकाउंट दे दिया है, आपको कैश अकाउंट दे दिया है बेटा, मेरा तो काम ही आसान हो गया, अब पूरा कैश अकाउंट दे दिया है बेटा, और कुछ दिया ही नहीं है। बोलो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ नहीं करना है, कैश सेल लिखते जाओ, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया, कैश अकाउंट है ना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड कमीशन मिला, ये भी ऑपरेटिंग आइटम है, लिख दो क्या, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, लोन फ्रॉम बैंक ये भी नहीं आएगा, ये इन्वेस्टिंग है फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं आएगा, कैश परचेस ये आएगा। कितना आसान है ये डायरेक्ट मेथड, पैसा गया कैश परचेस में माइनस करो, ट्रेड पेएबल को पैसा पे किया माइनस करो, ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए पे किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से माइनस करो, बरोबर, डन। चले आगे, इनकम टैक्स पे किया, माइनस करो, इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लोन रिपे किया फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग है, खेल खत्म। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
निकाल रहे बेटा प्लस माइनस करके। 140, 175, 50, यह आया 3,65,000 टोटल तीनों की। उसमें से माइनस करो, माइनस करो, माइनस करो, माइनस करो, बता बेटा कितना आया। चलो निकालो बेटा प्लस माइनस करके। चलो प्लस माइनस करके निकालो। ऑल सेट कितना है बेटा देखो, रुको मैं कैलकुलेट करता हूँ। प्लस माइनस करेंगे और ढूंढेंगे। यस, -17,000, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से नेट जो भी आया अमाउंट वो आया आउटफ्लो। देर इज अ कैश आउटफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो माइनस में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। ऑल सेट चलेगा केतु। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डोंट वरी बेटा केत की आज जल्दी छोड़ दूंगा भाई, बस। आ जाओ, डन। क्वेश्चन नंबर 4, चल मुन्ना 4 सॉल्व करते हैं तो बेटा चलो तो आ जाओ तो। द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। कौन सा मेथड था बेटा ऊपर वाला, ये भी बता दो। ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट मेथड था, क्योंकि डायरेक्ट आपको कैश रिसीट, कैश पेमेंट सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ था। सो डायरेक्ट मेथड था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। यहाँ पे भी कैश अकाउंट दिया है, यहाँ पे भी कस्टमर से कितना पैसा आया, सप्लायर को कितना दिया, पेमेंट ऑफ ओवरहेड, वेजेस, सैलरी सब रेडीमेड दिया है। मतलब 4 भी लगता है डायरेक्ट मेथड है। और पूछा क्या है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी हिल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 एज पर AS3। कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको समरी कैश अकाउंट दिया, इसके भरोसे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, बराबर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्या नाम है कंपनी का, हिल्स लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड है ये भी, फॉर द ईयर एंडेड डन। चलो बताओ, वन बाय वन सारी चीज़ें लिखो। ये ओपनिंग बैलेंस है तो सबसे नीचे आएगा। रिसीट फ्रॉम कस्टमर कहाँ पे आएगा बेटा, कैश फ्लो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम, लिख रहे बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लीज आप पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे मुन्ना। हाँ बोलो, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, रुपीज इन थाउजेंड्स है। इशू ऑफ शेयर्स कहाँ जाएगा ये, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ शेयर्स डायरेक्ट मेथड है,
आसानी से कर लेंगे बेटा। 300 इशू ऑफ शेयर के बाद सेल ऑफ फिक्स असेट 128। कितना आसान है जीवन। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना है बेटा बेच के 128। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर, पेड टू सप्लायर्स 2047। हाँ, पेमेंट फॉर पीपीई 230। पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, वर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना 115। वेजेस सैलरी पेड 69। टैक्स पेड डिविडेंड। बोलो बेटा, अब डिविडेंड पे किया या मिला? बोलो मुन्ना, डिविडेंड पे किया होगा या मिला होगा? एनीबडी? डिविडेंड पे किया होगा या मिला होगा? गेस करो। कुछ बोला नहीं है सर। यहाँ पे टोटल में माइनस करके दिया है, मतलब ये सारे आइटम पे किए है, तो डिविडेंड पे किया होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेरी गुड बेटा। बरोबर। और रीपेमेंट ऑफ लोन 250। खेल खत्म। फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है पूरा, पूरा फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है। सब कुछ हो गया। और ये क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, और ये सबसे पहले ओपनिंग दिया था। ओपनिंग 35 में ऐड करूंगा तीनों की टोटल। यहाँ पे लूँगा नेट चेंज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। इसमें मैं ओपनिंग ऐड करूंगा इज इक्वल टू मुझे मिलना चाहिए क्लोजिंग, और जो क्लोजिंग है उसका आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उतना ही आना चाहिए। चलो चेक कर लो, हो गया सारा। निकालो बेटा, ऑपरेटिंग की टोटल करो। बोल बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, करो टोटल। कर मुन्ना 2783 प्लस माइनस 2047, 2783 माइनस 2047 माइनस 115 माइनस 69 माइनस 243 कितना आया? एक बच्ची बोल रही 309। प्लस है माइनस है? ठीक है प्लस है, तो नेट कैश इनफ्लो आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग का टोटल कर बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 128। अच्छा ये पे किया है, पेड है, पेड है 230। बोल बेटा 230 माइनस है 128 प्लस है, ओरल है 102 माइनस है। और इसका निकालो बेटा फाइनेंसिंग का। हाँ वेरी गुड। फाइनेंसिंग का बता मुन्ना। 300 माइनस 250 माइनस 80। हाँ वेरी गुड, माइनस 30। नेट चेंज बताओ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 30 माइनस 102 माइनस 132 प्लस 309। नेट चेंज बता कितना आया, करूँ कैलसी पे।
नेट चेंज आया +177। ओपनिंग कैश कितना दिया है क्वेश्चन में? 35 +35, तो 212 क्लोजिंग कैश आना चाहिए। चेक करो। यस, क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 212, और ये बिल्कुल सही जवाब। इजी। ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो 6 नंबर के लिए आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो फॉर 5 to 6 मार्क्स। ये ऐसा क्वेश्चन 10-12 नंबर का नहीं रहेगा। हाँ, और एक सरप्राइजिंगली एक बात बताऊँ, शॉकिंग फैक्ट, बच्चे इसमें भी गलती करके आते हैं यार काफ़ी बार। तो इसमें गलती होनी ही नहीं चाहिए। पुट द वैल्यू गेट द आंसर था, फॉर्मेट में सारी फिगर मैंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। वेरी गुड, यस, ओके, डन। आज आ जाओ। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो। क्वेश्चन नंबर 5, M&T लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेथड कौन सी है 5 में, ये बताओ। मेथड कौन सी है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये बता दो बेटा। वेरी गुड मेरे बच्चे। देखो, वेजेस पेड दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल एक्सीडेड बैलेंस ऑन 31 मार्च 2001 बाय 25,000। ट्रेड पेएबल का बैलेंस बढ़ गया दिया हुआ है। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेएबल दिया हुआ है। वेजेस सैलरी पेड दिया हुआ है। ऑफिस सेलिंग एक्सपेंस पेड दिया हुआ है। और क्या है रे बेटा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली। बस काफ़ी है। और वैसे भी इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, इसीलिए मैं लिखूंगा डायरेक्ट मेथड। इसीलिए मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्ट मेथड। चलो ट्राई करो तो डायरेक्ट मेथड से, फटाफट से फुल स्पीड में ट्राई करना है सभी ने। फुल स्पीड में कर पाओगे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो 30% है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 380 to 500। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो, जीपी रेशो का फॉर्मूला होता है, लिखो वर्किंग नोट, जीपी अपॉन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 30%, जीपी कितना है 380 to 500 डिवाइडेड बाय सेल्स पता नहीं है। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स इज इक्वल टू 380 to 500 अपॉन 0.30। और ऊपर में बोला है पहले ही लाइन में, कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, यानी ये कौन सा सेल है? कैश सेल्स। ये कौन सा सेल है? कैश सेल्स। डैन टैडन, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश सेल, वर्किंग नोट 1, 12,75,000 लिखा बेटा। ये वर्किंग नोट 1 लिख लिया सभी ने। जीपी रेशो दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर सेल आ गया। ये वर्किंग नोट 1 लिख लिया।
लिखा डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले कैश सेल लिखा बेटा, एक एक आइटम का सलाम है बेटा, एक एक आइटम पढ़ते जाओ। क्वेश्चन है सभी के पास में, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है बेटा, आ जाओ। हाँ, कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वॉज 30%, ये भी हमने यूज कर लिया। ओपनिंग इन्वेंट्री, हाँ बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 35,000, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 35,000, ओपनिंग कम था, क्लोजिंग ज़्यादा था। चल बता बेटा मुन्ना, क्या करेंगे अब यहाँ पे? ओपनिंग इन्वेंट्री कम था, क्लोजिंग ज़्यादा था, बोलो बोलो, गेस करो। सर नहीं समझ में आ रहा इसका क्या करना है, ठीक है सर्कल लगा दो, देखेंगे लास्ट में। वेजेस एंड सैलरी पेड, जो जो दिख रहा है वो तो लिख लो। ठीक है ना, करेंगे ना? यस बिल्कुल करेंगे। हाँ, उसके बाद ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस पेड, डिविडेंड पेड, ये ए बी सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड 30,000, उसके बाद बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, बोलो बेटा। बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 15,000 का, टोटल 2,15,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट देना ये भी फाइनेंसिंग, लोन रिपे करना ये भी फाइनेंसिंग, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिख लेना। ट्रेड पेएबल ऑन 31 मार्च एक्सीड द बैलेंस ऑन 31 मार्च बाय 25,000। ट्रेड पेएबल का जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, बताता हूँ सबसे लास्ट में क्या करना है, ये भी कर दो, इसको सर्कल लगा करके छोड़ दो, बरोबर। बताता हूँ क्या करना है सबका। उसके बाद अमाउंट पेड टू ट्रेड पेएबल ड्यूरिंग द ईयर, बताता हूँ क्या करना है इसका। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, सर ये सर्कल क्यों लगा रहे, बताता हूँ, डोंट वरी, बस जो मैं बोल रहा हूँ कर लो, बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पहचानना है, एग्जाम में सब बताऊंगा। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 65,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एज ऑन 31 मार्च 2001 45,000, बट टैक्स पे कितना किया ये बता दो, 65,000, डायरेक्ट डायरेक्ट दिया है ना। डन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट मेथड होता तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रिवर्स होता प्रॉफिट में और टैक्स पेड माइनस होता, डायरेक्ट मेथड है, टैक्स जो पे किया है वो डायरेक्टली माइनस कर देंगे लास्ट में ऑपरेटिंग में। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट नॉन कैश आइटम है, छोड़ दो। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट नॉन कैश आइटम है, सर इसको रिवर्स नहीं करेंगे क्या? अरे इनडायरेक्ट मेथड में अगर प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है तो डिप्रिसिएशन रिवर्स होगा ना, नॉन कैश आइटम। यहाँ कुछ नहीं करना, इसका छोड़ दो। प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर 2,50,000, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बरोबर। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन 31 मार्च 2002, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2 लाख,
और ओपनिंग बैलेंस दिया 6,7,500। डी नेट चेंज ए प्लस बी प्लस सी ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6,7,500। ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग 6,7,500। ओपनिंग है 2 लाख। सारा डेटा मैंने एज इट इज लिख दिया। कहीं कोई किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? टा 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 टा। ऑल सेट? सब कुछ लिख दिया बेटा? आ जाओ। अब देखो मैंने कौन सी चीज़ें छोड़ दी थी। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री छोड़ दिया था, राइट? इन्वेस्टमेंट सोल्ड लिया ना मैंने। अच्छा 7,20,000। 7,20,000 इन्वेस्टमेंट सोल्ड। डन? ऑल सेट? डन बेटा? चलो आगे। अब सब लोग साथ में रहना, आ जाओ। चल लिख लिया बेटा सभी ने? अब ध्यान से सुनना, वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट बनाओ बेटा। सबसे पहले ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का बैलेंस क्या बोला है? ऑन 31 मार्च 2000 यानी ओपनिंग बैलेंस एक्सीड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2001 बाय 25,000। ट्रेड पेएबल का ओपनिंग बैलेंस ये क्लोजिंग से 25 से ज़्यादा था, सो ओपनिंग बैलेंस वाज 25,000 मोर देन क्लोजिंग बैलेंस। ट्रेड पेएबल ओपनिंग बैलेंस 25,000 मोर देन क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस 0, ओपनिंग बैलेंस 25,000। देखो हो गया कंडीशन फुलफिल। ओपनिंग बैलेंस 25,000 मोर देन क्लोजिंग। क्लोजिंग अगर 0 है तो ओपनिंग 25,000 रहेगा, बिकॉज लिखा है क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस वॉज 25,000 मोर देन क्लोजिंग बैलेंस। आगे और क्या बोला है? ये हो गया। आगे बोला है अमाउंट पेड टू ट्रेड पेएबल ड्यूरिंग द ईयर 4,60,000। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेएबल ड्यूरिंग द ईयर 4,60,000। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो सब लोग, यहाँ पे गूगली है छोटी सी। बरोबर है क्या? 4,60,000। बताओ तो जरा, ये लिख दिया बेटा? दिया हुआ है रेडीमेड। बैलेंसिंग फिगर बाय परचेस। बोलो बेटा, ये परचेस कैसे किया होगा? क्रेडिट परचेस। ट्रेड पेएबल के क्रेडिट में आए ना। बोलो कितना है? 4,60 में से 25 20 गए, 4,40, 4,40 और 5, 4,35,000। अब ध्यान से सुनना, अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता, प्लीज ध्यान देना, तो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड पेएबल, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल का भी वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इंपैक्ट देते। अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी इंपैक्ट देते, बट ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, छोड़ दो इस पॉइंट को। ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, छोड़ दो ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेएबल को। आपको बस ये अकाउंट इसके लिए बना के बताया कि अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग का इंपैक्ट देता। ये डायरेक्ट मेथड है, ध्यान रखना। ये लास्ट में मैं इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं।
डायरेक्ट मेथड है, आपको डायरेक्ट अमाउंट पेड टू ट्रेड पेएबल दिया हुआ है, बरोबर है, डायरेक्टली लिख लो पेड टू ट्रेड पेएबल, दैट्स इट। मतलब सर इसका क्या करना है, कुछ नहीं। अरे वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में। ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेएबल का एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में। समझ में आई क्या बात। सो ऐसा बना करके इसको क्रॉस करके ऐसा एरो बन के लिखना, विल यूज इन इनडायरेक्ट मेथड। मैंने पहले बताया था आपकी गूगली होने वाली है, पोपट होने वाला है। बस पेड टू ट्रेड पेबल लिख दो। बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया, करो बेटा प्लस माइनस। -75,000 2,47,500 माइनस टैक्सेस पेड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का बता दो। बताओ बेटा। इन्वेस्टिंग आ गया, एम प्लस में डाल दिया। फाइनेंसिंग का बता दो। और एमआरसी प्रेस करो। नेट चेंज आ गया 4,07,500 प्लस में, और इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करो। आ गया क्या आंसर आपका। ओपनिंग 220, हाँ ऑपरेटिंग बराबर है। ऑल सेट। मेरे ख्याल से इससे इजी क्वेश्चन क्या ही रहेगा, आया तो 6-7 नंबर के लिए आएगा, 6 से 8 नंबर के लिए। डन। लिखा मुन्ना। देख बेटा ऑपरेटिंग एक बार। चेक किया। बेटा टैक्स पेड कितना डिडक्ट करेंगे नहीं तो,
तू ही बता, टैक्स पेड तो पूरा ही डिडक्ट होगा ना मुन्ना। एक्चुअल में टैक्स की वजह से आउटफ्लो कितने का हुआ? प्रोविजन फॉर टैक्स का इफेक्ट रिवर्स कब करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड में। टैक्स पेड तो हमने 65,000 पे किया है ना, टैक्स पेड 65,000। कैश का आउटफ्लो कितना हुआ? ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड का कुछ कुछ डेटा देते रहते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स 45 का बनाया था, बनाया होगा तो क्या, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड टैक्स के लिए आउटफ्लो हुआ ना 65,000 का, टैक्स पे किया ना 65,000, आउटफ्लो तो 65,000 हुआ है, तो पूरा ही लेस करेंगे। तू क्या सोच रही थी बता मुझे? 20,000 सिर्फ? 20,000 क्यों? पर टैक्स पी आई डी पेड, पेड तो 65,000 ही है। नहीं नहीं, हमने प्रोविजन बनाई थी 45,000 की। अगर इनडायरेक्ट मेथड ये होता तो प्रॉफिट के अंदर में मैं प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करता और लास्ट में टैक्स पेड पूरा लिखता 65,000। बट ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड है, तो टैक्स पेड बस 65,000 माइनस हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड रहती तो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का इफेक्ट रिवर्स करता प्रॉफिट में जो दिया हुआ था, क्योंकि प्रोविजन तो प्रॉफिट के अगेंस्ट क्रिएट करते हैं ना, बट ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है। डन, ऑल सेट। पक्का समझा? एक बार ज़रा मुझे बता दो तो, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बताओ। इनडायरेक्ट मेथड, हाँ बोल बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बोलो। प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो आपको मिल जाएगा कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें एडलेस वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इससे मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें लेस टैक्स पेड और रिफंड आया तो ऐड प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आ गया। बाकी बचा क्या? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और यहाँ पे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी नेट चेंज। नेट चेंज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। इसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। खत्म। ए बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, नेट चेंज, नेट चेंज में ओपनिंग ऐड करेंगे और क्लोजिंग मिल जाएगा। पक्का? किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ है तो एक बार पहले पूछो। एनीबडी? डन? पक्की बात? थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही क्या रे? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में क्या कैसे क्या मैनेज करना है, तो बोलो बेटा। ऑल सेट? डन? ओके।